नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस ने 1492 में जब वहाँ की धरती पर कदम रखा, उसके बाद धीरे धीरे यूरोपियों का आना वहाँ पर आम बात हो गई। अमेरिका की प्राकृतिक समृद्धि, वहाँ के संसाधनों की प्रचुरता और वहाँ पर सोने की खानों ने यूरोपियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे वहाँ जाएं और वहाँ की समृद्धि का फ़ायदा उठाएं। अमेरिका के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को जानना बहुत ही रोमांचक और रोचक कहानी की तरह लगता है। उस पूरे कालखंड को जब यूरोपियों का अमेरिका की तरफ जाकर के वहाँ अपने अपने उपनिवेशों को बसाने का जो क्रम चल रहा था, उसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या खोज के युग के नाम से जाना जाता है। अमेरिका जाने वालों में जो प्रथम यूरोपीय देश था वो था स्पेन। स्पेन के राजा ने वहाँ अपने प्रजा को इस उद्देश्य से भेजा था कि वे वहाँ जाकर के वहाँ की सोने की खानों से सोना निकालें और समृद्धि को लूट करके फिर से अपने देश में आ जाएं। इसलिए अमेरिका में बसने का उद्देश्य स्पेन वासियों का नहीं था, वरन वहाँ की समृद्धि को लूट करके पुनः अपने मातृ देश में आ जाना था। स्पेन ने दक्षिण अमेरिका में और पश्चिमी अमेरिका में अपने प्रभुत्व का विस्तार किया था। स्पेन के बाद जो प्रमुख देश थे उनका लगातार अमेरिका में जाकर अपने उपनिवेशों को बसाने का क्रम चलता रहा। इनमें पुर्तगाली थे, स्कॉटलैंड था, जर्मन्स थे, फ्रांसीसी थे और इंग्लैंड के लोग थे। अंत में इन सब में से इंग्लैंड, जो कि सबसे अंत में इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ था, उसी ने प्रभावपूर्ण रूप से अपने उपनिवेशों का विस्तार पूर्वी अमेरिकी तटों से लेकर के पश्चिम तक किया और 18वीं शताब्दी के मध्य तक वहाँ पर 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्थापना हो गई थी। उपनिवेशीकरण की इस प्रक्रिया में वहाँ के मूल निवासियों की जो स्थिति हुई उसे भी जानना आवश्यक है। अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें कि रेड इंडियंस कहा जाता था, और ये मूलतः आदिम जातियाँ थी, इन्होंने इन नए बाहरी लोगों का जमकर मुकाबला किया और विरोध किया कि वे उनकी भूमि पर काबिज नहीं हो सकते। किंतु यूरोप से आए इन शक्तिशाली सैनिक रूप से अधिक लाभ की स्थिति में जो ये मालिक लोग थे, जो यूरोपीय थे, इनके सामने रेड इंडियंस कमज़ोर पड़ गए और उनकी जनसंख्या का धीरे धीरे इन यूरोपियों ने आगे बढ़ते हुए सफाया कर दिया। और एक स्थिति यह आई कि इन मूल अमेरिकी निवासियों की जो जनसंख्या 5 करोड़ के लगभग थी, वो घट कर के 80 लाख तक रह गई। अर्थात प्रतिशत के हिसाब से केवल 20% की आबादी ही रह गई थी। यूरोप से अमेरिका जाने वालों में जो मुख्य लोग थे, वो थे, जो जनसंख्या थी वो थी एक प्रकार से भाग्य के मारे हुए लोग, जिन्हें हम कह सकते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो अपराधों में जो घोषित अपराधी थे, उन लोगों को ब्रिटेन की जेलों से निकाल करके और अमेरिका भेज दिया जाता था। अर्थात
ब्रिटेन की जेलों में जब अपराधियों की संख्या बढ़ने लग गई और जेलें कम पड़ने लग गई तो उन्हें अमेरिका में भेज दिया गया ताकि वे वहाँ जाकर के और अपनी सज़ा वहाँ पर काट सकें। इसी प्रकार से जो दूसरे लोग थे वो अमेरिका में बसने वालों में गरीब लोग थे। उन आर्थिक तंगी से परेशान ऐसे गरीब लोगों की और गरीबों में भी टीनेजर्स यानी कि उन बालकों की संख्या अधिक थी जिन्हें मातृदेश में उनके माता पिता पालने में असमर्थ थे, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के और अन्य देशों के आपसी लंबे युद्धों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में आर्थिक संकटों का एक दौर प्रारंभ हो गया था। और इन आर्थिक संकटों में बहुत से जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी तक भी खो बैठे थे। तो इस तरह से अपनी छोटी संतानों को अमेरिका की तरफ जाने वाले जो नए सेटलर्स थे उनके साथ भेज कर के और अपनी दायित्व से मुक्त हो जाने का ये जो क्रम था, इस तरह से गरीब छोटे लोगों को वहाँ गुलाम बना करके भेज दिया जाता था कि वो अमीर कंपनी के जो अधिकारी हैं वहाँ जाकर के उनके घरों में वो काम करेंगे और इस तरह से अपनी रोजी रोटी वहाँ पे कमाएंगे। जो तीसरे लोग वहाँ पर गए वो थे धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त लोग, क्योंकि यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें जो बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों का प्रतिरोध करने के लिए शुद्धि आंदोलन या प्यूरिटन मूवमेंट चल रहा था। और ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ये प्रोटेस्टेंट्स जहाँ जहाँ भी कैथोलिक राजा थे उन कैथोलिक राजाओं ने इन ईसाई धर्म के सुधारों के जो अगुवा थे प्रोटेस्टेंट, उन पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से बढ़ते धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त जो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थे उनके लिए भी यह सहूलियत थी कि वे अपने मातृ देश से बाहर अमेरिका में जाकर के अपना नए सिरे से अपना जीवन प्रारंभ करें। इस तरह से अमेरिका की जो प्रारंभिक आबादी थी वो उस जनसंख्या की थी जिसका बहिष्कार किसी न किसी रूप में यूरोप में और मुख्यतः ब्रिटेन में कर दिया गया था। गरीब आबादी, अपराधी आबादी और धार्मिक रूप से उत्पीड़न से परेशान लोगों की आबादी, इनका वहाँ जाकर के बसना इनके लिए, इनके भाग्य के लिए बहुत अनुकूल साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर भूमि की कोई कमी नहीं थी और वहाँ बसने के बाद में इनकी आबादी का वहाँ पर तेज़ी से विस्तार होने लगा। हर जनरेशन के बाद, हर पीढ़ी के बाद आबादी तेज़ी से बढ़ती थी और एक एक परिवार में 8 से 10 बच्चों का होना एक आम बात थी। इस तरह से यूरोपियों की जनसंख्या वहाँ तेज़ी से बढ़ने लगी और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के परिवारों को पालने के लिए दासों की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। अमेरिका के मूल निवासियों का सफाया किया जा चुका था और जो भाग्य के मारे यूरोपीय अमेरिका में आके बस गए थे वे अब समृद्ध अमेरिकियों के रूप में स्थापित हो चुके थे और उन्होंने अपने लिए अफ्रीका से निग्रो लोगों को गुलामों की तरह खरीद कर बुलाना प्रारंभ किया। इसलिए 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में काले अफ्रीकियों की जनसंख्या भी एक निर्णायक रूप में अच्छी स्थिति में पहुंच गई थी। इस तरह से
अमेरिका में जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में अनेक यूरोपीय देश एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में थी, किंतु अंततः इंग्लैंड ने इसमें बाजी मारी और इंग्लैंड ने अपने 13 उपनिवेशों की स्थापना 18वीं शताब्दी तक कर ली थी और उनका विस्तार मध्य और पश्चिमी अमेरिका तक भी कर लिया था। ये 13 उपनिवेश 3 प्रकार के थे। इनमें पहले उपनिवेश वो थे जो कि ब्रिटिश राजा से प्राप्त अधिकार पत्र के अंतर्गत अमेरिका आकर के और वहाँ पर उन्होंने अपना शासन और अपना व्यापार प्रारंभ किया था। दूसरे प्रकार के उपनिवेश वे थे जो कि स्वामित्वपूर्ण उपनिवेश थे। ऐसी कंपनियां जिन्होंने अधिक समृद्ध होकर के वहाँ की भूमि को ही इंग्लैंड के राजा से खरीद करके स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, वहाँ पर इन कंपनियों का अधिक स्वायत्त स्वामित्व स्थापित हो गया था और वहाँ के प्रशासन में ये अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने लग गई थी। और तीसरे प्रकार के उपनिवेश थे जो सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन थे और अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण वहाँ पर स्थापित था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अनेक पीढ़ियाँ यूरोपियों की यहाँ पर निकल चुकी थी और 18वीं शताब्दी तक जो पीढ़ियाँ थीं उनका अपने मातृ देश से भावात्मक संबंध पूरी तरह से टूट चुका था। ये अपने आप को अमेरिकन कहने में ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे। ये वो लोग थे जिनका पुराने सामंती मानसिकता वाले और धार्मिक मानसिकता वाले यूरोपियों से कोई संबंध नहीं था और ये अपने स्वभाव में अधिक स्वतंत्रता प्रिय और एक अधिक अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में रुचि लेने वाले लोग थे। इन लोगों का अपने मातृ देशों के प्रति लगाव समाप्त हो चुका था और मातृ देशों का जो बंधन था इन्हें अब भार स्वरूप लगने लग गया था, क्योंकि अमेरिका में इन पीढ़ियों की समृद्धि बहुत अधिक बढ़ गई थी। उधर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो युद्ध थे उन युद्धों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को अधिक आर्थिक सहायता की अपेक्षा थी और इन उपनिवेशों पर अधिक कर लगा करके और इंग्लैंड का राजा अधिक करों को प्राप्त करना चाहता था, जिसकी इन इंग्लैंड के उपनिवेशों ने भरपूर भर्त्सना की थी। इस प्रकार से ये जो नया करारोपण था, क्योंकि 1765 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था और युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, जिसे कि उपनिवेशों की जनता पर अधिक कर लगा करके प्राप्त किया जाना था। किंतु इस समय अमेरिकियों ने नारा लगाया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, अर्थात नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार से अनायास ही उपनिवेशों में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्धों के परिणाम स्वरूप स्वाधीनता की एक उत्कंठा प्रारंभ हो गई थी और उपनिवेशों की स्वतंत्रता का एक नया दौर प्रारंभ हो गया। और यहाँ पर इस गंभीर प्रतिक्रिया जो अमेरिका में हुई थी उसका नेतृत्व करने वाले जॉन एडम्स, जेफरसन आदि राष्ट्रवादियों ने वहाँ पे मानवीय स्वतंत्रता का नारा लगाया और शासन शासितों की इच्छाओं का दर्पण होता है आदि सिद्धांतों का प्रचार किया। 1773 में वहाँ पर कुछ ऐसे इंग्लैंड की संसद के कानून आए जिनका विरोध
उपनिवेशों की जनता ने किया। इनमें 1773 का चाय अधिनियम और 1774 का मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम प्रमुख है। अब उपनिवेशों में इस बात के लिए तीव्र रोष व्याप्त हो गया था और वे चाहते थे कि अपने मातृ देशों से ये पूरी तरह से मुक्त होकर के और स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले। इस प्रकार से उपनिवेशों की स्वतंत्रता की मांग बलवती होती चली गई। मैसाचुसेट्स जहाँ के लिए शासन अधिनियम पारित किया गया था, वहीं पर सबसे पहले विद्रोह की ज्वाला भड़की और मैसाचुसेट्स के निवासियों ने अन्य कुल जो 13 उपनिवेश थे उन सभी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन मैसाचुसेट्स के नगर फिलाडेल्फिया में आयोजित किया। 1774 में उसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 1775 में फिलाडेल्फिया में ही इन 13 उपनिवेशों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया और उसे द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस या सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों सम्मेलनों में इंग्लैंड के दमनकारी कानूनों का विरोध किया गया तथा विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इस द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में इंग्लैंड के साथ में युद्ध का प्रस्ताव पेश किया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ये उपनिवेश अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े और 4 जुलाई 1776 को उन्होंने युद्ध में इंग्लैंड को परास्त कर दिया और यह लड़ाई जीत करके उन्होंने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिका और ब्रिटेन का जो युद्ध है, इस घोषणा के बाद में वो लगभग 6 वर्ष तक चलता रहा और 1776 से लेकर के और 1781 तक जो लड़ाई हुई उसमें ब्रिटेन का पूरी तरह से परास्त होना निश्चित हो गया और अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने 1781 में मान्यता प्रदान कर दी। स्वतंत्र होने के बाद में अब समस्या ये थी कि ये 13 उपनिवेश जो एक साथ मिलकर के जिन्होंने स्वतंत्रता हासिल की थी, अब उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होनी चाहिए। इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता के प्रयासों में इन्होंने शानदार एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया था, किंतु युद्ध के बाद में इनके बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए, यह एक बड़ा प्रश्न बन करके उभरा और इस समय यह तय किया गया कि अपने पारस्परिक सौहार्द को बनाए रखते हुए ये सभी आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन यदि कोई बाहर से आक्रमण होता है, यदि किसी उपनिवेश को अपनी सुरक्षा के लिए अन्य उपनिवेशों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तो वे सब एक साथ उस बाहरी खतरे का मुकाबला करेंगे। इस तरह से बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा तथा भीतरी प्रशासन के नाम पर पूरी तरह से स्वतंत्र ये उपनिवेश एक ढीले ढाले राज्यमंडल में बंध गए, जिसे कि कॉन्फेडरेशन कहा गया। 1777 में एक तीसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई, जिसमें राज्यमंडल के निर्माण की सभी धाराओं को स्वीकार कर लिया गया और 1781 में सभी राज्यों ने उसकी पुष्टि कर दी थी। इस प्रकार से अमेरिका के संयुक्त राज्यों का प्रथम
लिखित संविधान का निर्माण हुआ, जो कि राज्यमंडल के रूप में हुआ था। किंतु यह जो संविधान था, जिसने कि अमेरिका के केंद्र को बहुत ही कम शक्तियां प्रदान की थी और राज्यों को बहुत अधिक शक्तिशाली छोड़ दिया था, राज्यमंडल की जो केंद्रीय सरकार थी उसे कर लगाने का अधिकार नहीं था और विभिन्न राज्यों के बीच में व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह से यह निश्चय ही था कि ये जो व्यवस्थाएं हैं उस बालू मिट्टी के समान थी, जिसे एक समय के बाद ढहना निश्चित था। और यही हुआ कि इस राज्यमंडल से इन उपनिवेशों को वो एकता प्राप्त नहीं हो पाई जिसकी अपेक्षा की गई थी। धीरे धीरे राज्यों के बीच में ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष और प्रतिशोध की भावनाएं बलवती होने लगी और 1786 में यह प्रस्ताव पास किया गया कि अब ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आ गई है जब संयुक्त राज्य के लोगों को यह निश्चित करना पड़ेगा कि या तो वे राज्यमंडल को अधिक शक्तिशाली बनाएं अथवा उसे समाप्त कर दें। इस समय दो प्रकार के विचार आए और यह विचार बलवती हुआ कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना करके राज्यमंडल को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए और केंद्रीय सरकार के मजबूती के साथ में एक नए अमेरिकी संघ का निर्माण करना चाहिए। इस तरह से ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी कि राज्यों में आपस में ही गृह युद्ध छिड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इस समय दो धड़े बन गए। जब नए संविधान का निर्माण करना था, उस समय एक पक्ष इस बात के पक्ष में था कि राज्यों की स्वतंत्रता को कायम रखा जाना चाहिए और केंद्र को अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया जाना चाहिए। जबकि दूसरे धड़े के लोगों का कहना था, जिनका नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे, कि हमें एक अधिक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है, अन्यथा हम एक राष्ट्र के रूप में जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से फिर से इन दोनों ही पक्षों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए फिलाडेल्फिया में एक और सम्मेलन बुलाया गया और उस समय 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने उसमें हिस्सा लिया। इस समय इस सम्मेलन का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था और इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि नए संविधान का निर्माण करना चाहिए और यदि 13 में से कम 9 राज्यों को उसने स्वीकृत कर लिया तो उसे लागू कर दिया जाएगा। इस प्रकार से संघ समर्थक और संघ विरोधी दो प्रकार के जो लोग थे, उनमें से संघ के जो समर्थक हैं उन्होंने संघ विरोधियों की इस बात को स्वीकार कर लिया था कि नए संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। और 1789 में नया संविधान अस्तित्व में आ गया। जिस समय नया संविधान बना उस समय उपनिवेशों की या वहाँ के राज्यों की जो संख्या थी वो 13 थी, जो आज बढ़ते बढ़ते 50 हो गई है। और उसी 1789 में बने हुए संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन के अपनी जड़ों से मुक्त होकर के संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली और अमेरिका आज दुनिया के
विभिन्न जो शक्ति के केंद्र हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र के रूप में 20वीं शताब्दी में उभर गया। इस तरह अमेरिकी संविधान के विकास की जो कहानी है वो बहुत रोचक है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता और नए संविधान का निर्माण, यह कहानी तो मात्र 15 से 20 वर्ष तक का इतिहास है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त करके राज्यमंडल और नए संविधान का निर्माण होकर के अमेरिका के वर्तमान संविधान का प्रारूप लागू हो गया था। धन्यवाद।